इमेजिन कीजिए एक ऐसी कहानी जिसका पहला ही सेंटेंस किसी को भी सीधा एक हाई टेंशन सिचुएशन के बिल्कुल बीच में लाकर खड़ा कर दे। हाँ, मतलब अक्सर जब कोई बड़ा एपिक शुरू होता है तो एक लंबा बैकग्राउंड दिया जाता है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट? बिल्कुल, पहले उनकी हिस्ट्री बताई जाती है और धीरे धीरे एक बिल्डअप तैयार होता है। लेकिन आज हम किसी हॉलीवुड थ्रिलर की नहीं बल्कि एक ऐसे क्लासिक टेक्स्ट की बात कर रहे हैं जो बिना किसी वार्म अप के सीधा एक्शन के सेंटर में ड्रॉप कर देता है। एग्जैक्टली और आज के हमारे इस डीप डाइव का सोर्स जो है ना, वो बहुत ही खास और काफी लिमिटेड है। हम बेसिकली सिर्फ एक सेंटेंस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोका 1। सिर्फ एक श्लोक, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये अपने आप में एक पूरी दुनिया, एक पूरा साइकोलॉजिकल ड्रामा समेटे हुए है। वाओ! किसी भी बेहतरीन कहानी की पहचान उसकी ओपनिंग सीन से होती है ना? और ये एक ऐसा ओपनिंग सीन है जो किसी की भी नजरें टेक्स्ट से हटने ही नहीं देता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। हमारा मिशन आज यही है कि हम इस एक श्लोका की गहराई में जाएं और ये डिकोड करें कि कैसे सिर्फ इन चंद शब्दों में एक बहुत बड़े इवेंट का पूरा सस्पेंस छिपा है। और पूरा टेंशन और बैकग्राउंड भी। सही कहा। तो सोर्स में हम देखते हैं कि राजा धृतराष्ट्र संजय नाम के एक व्यक्ति से एक सवाल पूछ रहे हैं। वो सेंटेंस कुछ इस तरह है, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर इकट्ठा होने और युद्ध करने की इच्छा रखने के बाद मेरे बेटों और पांडु के बेटों ने क्या किया? वैसे बाहर से देखने पर ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा सवाल लग सकता है। एक राजा है जो अपने एडवाइजर या मंत्री से अपडेट मांग रहा है, राइट। लेकिन अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये किसी भी बड़ी कहानी का एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये तुरंत एक ऐसा माहौल बना देता है जहां आगे क्या होने वाला है ये जानने की एक बेचैनी होने लगती है। और यहीं से हमारी कहानी की पहली लेयर शुरू होती है। सबसे पहले हमें इस पूरे सिनारियो के सेटअप को समझना होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन किससे बात कर रहा है। राजा धृतराष्ट्र संजय से सवाल पूछ रहे हैं। अगर मैं इसे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखूं तो ये मुझे बिल्कुल एक लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट जैसा लगता है। ओह, इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। या फिर जैसे क्रिकेट की लाइव कमेंट्री चल रही हो। धृतराष्ट्र एक स्टूडियो में बैठे न्यूज एंकर की तरह हैं और संजय ग्राउंड पर मौजूद उनके रिपोर्टर हैं। वही तो, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ग्राउंड जीरो पर जो कुछ भी हो रहा है वो सीधा एक रिमोट लोकेशन तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लाइव रिपोर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट हम आज देखते हैं ना, उसका ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल है। अगर हम लॉजिकली सोचें तो धृतराष्ट्र उस समय के सबसे पावरफुल इंसान है, राइट? वो राजा है, बिल्कुल। पूरी आर्मी उनके कंट्रोल में है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है। तो एक राजा को इस तरह किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो खुद ग्राउंड पर क्यों नहीं है? What's fascinating here is, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो यही सेटअप है। ये हमें एक बहुत गहरे पावर डायनामिक के बारे में बताता है। अच्छा, वो कैसे? ये सेटअप बिना सीधे तौर पर कुछ कहे हमें ये समझा देता है कि राजा खुद उस घटना को सीधा नहीं देख सकते। वो फिजिकली उस एक्शन से कटे हुए हैं। ओह, आई सी। और हिस्ट्री में या किसी भी बड़े इवेंट में जब टॉप लीडरशिप खुद चीजों को नहीं देख पाती तो इन्फॉर्मेशन पास करने का ये तरीका बहुत क्रिटिकल हो जाता है। ये राजा की मजबूरी और संजय पर उनकी निर्भरता को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल लिमिटेशन की बात नहीं है, ये एक तरह की मजबूरी भी है। हाँ, एब्सोल्युटली। राजा के पास पावर जरूर है, लेकिन उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, मेरा मतलब है इन्फॉर्मेशन, उसके लिए वो पूरी तरह से संजय पर निर्भर है। ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है ना? बिल्कुल। मॉडर्न दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो टॉप सीईओज होते हैं वो ग्राउंड रियलिटी के लिए अपनी टीम की रिपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, असली कंट्रोल उसी के पास है। राइट। धृतराष्ट्र को वो पूरी दुनिया, वो पूरा युद्ध उसी तरह दिखाई देगा जिस तरह संजय उन्हें फ्रेम करके बताएंगे। ये पॉइंट बहुत स्ट्राइकिंग है। यानी संजय का जो लेंस होगा वही राजा की रियलिटी बन जाएगी। एग्जैक्टली। Here's where it gets really interesting. यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्टिंग के इस सेटअप को समझने के बाद अब हम उस जगह पर फोकस करते हैं जहां से ये रिपोर्टिंग हो रही है। कुरुक्षेत्र का मैदान। हाँ, जब संजय राजा के लिए उस लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सोर्स में उस जगह को कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान के रूप में बताया गया है।
सही। और ठीक उसी सेंटेंस में ये भी कहा गया है कि लोग वहां युद्ध करने की इच्छा से आए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स नजर आता है, एक अजीब सा विरोधाभास है। हाँ, दोनों बातें काफी ऑपोजिट लगती हैं। वही तो, एक तरफ उस मैदान को पवित्र यानी एक होली प्लेस कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ वहां लोग युद्ध की इच्छा से जमा हुए हैं। एक पवित्र जगह पर मारकाट और खून खराटे के लिए इकट्ठा होना, क्या ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट नहीं है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आमतौर पे पवित्र जगहों पर तो लोग शांति की तलाश में जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने थोड़ी ना जाते हैं। यहीं पर इस श्लोका की असली गहराई है। इस कॉन्ट्रास्ट को डिकोड करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई का मैदान नहीं है जहां बस जमीन के एक टुकड़े के लिए तलवारें चलने वाली हैं। तो इस पवित्र शब्द का और क्या मतलब हो सकता है यहाँ? पवित्र शब्द का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा इशारा करता है। ये हमें बताता है कि इस मैदान पर जो भी होने वाला है उसका महत्व सिर्फ एक पॉलिटिकल युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। अच्छा, ये एक साधारण जमीन के टुकड़े को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पिरिचुअल जगह में बदल देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोकेशन खुद इस कहानी में एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है? एकदम सही पकड़ा आपने। जब आप किसी बैटल ग्राउंड को पवित्र बोल देते हैं तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत ही ऊंचे मॉरल लेवल पर ले जाते हैं। राइट। सोचिए, अगर दो गैंग सड़क पर लड़ रहे हों तो वो सिर्फ एक क्राइम है, लेकिन अगर वही लड़ाई किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही हो तो वो सिर्फ वायलेंस नहीं रहती, वो जस्टिस और इनजस्टिस की बहस बन जाती है। ओह वाओ, ये एग्जाम्पल बहुत सही था। कुरुक्षेत्र का पवित्र होना ये दिखाता है कि यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है वो इंसानी मूल्यों और धर्म का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ये बहुत ही डीप है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह की पवित्रता वहां खड़े लोगों पर एक मेंटल प्रेशर भी डाल रही होगी? हाँ, डेफिनेटली। मतलब वो एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां उन्हें पता है कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि उनका कैरेक्टर भी टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल। हम विरोधाभास इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम युद्ध को हमेशा नेगेटिव देखते हैं, लेकिन यहाँ पवित्र शब्द जोड़कर ये बताया जा रहा है कि इस युद्ध का मोटिव साधारण नहीं है। राइट। जगह के इस भारी महत्व को समझने के बाद अब हमारा फोकस उन लोगों पर शिफ्ट होता है जो उस मैदान में आमने सामने खड़े हैं। हाँ, दोनों पक्ष की सेनाएं। सोर्स में राजा धृतराष्ट्र एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, मेरे बेटों और पांडु के बेटों ने। मुझे यहाँ राजा के इन शब्दों के चुनाव पर ध्यान दिलाना है। ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है शब्दों की। बिल्कुल नहीं। राजा चाहते तो कह सकते थे, हमारे परिवार ने क्या किया या हमारे योद्धाओं ने क्या किया। आखिर वो सब एक ही परिवार के तो थे। सही बात है। लेकिन उन्होंने कोई न्यूट्रल शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी है, एक तरफ मेरे बेटे और दूसरी तरफ पांडु के बेटे। ये तो एकदम साफ बंटवारा है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये शब्द एक बहुत ही गहरे डिवीजन को दिखाते हैं। किस तरह का डिवीजन? धृतराष्ट्र के दिमाग में परिवार अब एक नहीं रहा। ये जो हम बनाम वो यानी अस वर्सेस देम की मानसिकता है, यही किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की असली जड़ होती है, भले ही वो एक ही परिवार के अंदर क्यों ना हो। अगर आज के समय में भी देखें तो यही मानसिकता हर झगड़े का रीजन होती है ना? हमेशा जब इंसान किसी भी सिचुएशन को हम और वो के नजरिए से देखने लगता है तो टकराव होना लगभग तय हो जाता है। दिमाग में खींची गई ये लकीर उस मैदान की फिजिकल लकीर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। राजा का मेरे बेटे कहना उनके ओवर अटैचमेंट को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। हाँ, वो इमोशनली सिर्फ एक साइड से जुड़े हुए हैं और दूसरे साइड को, जो कि उनके अपने ही भतीजे हैं, उन्हें एक बाहरी या दुश्मन की तरह देख रहे हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्दों में इतनी डीप साइकोलॉजी छिपी है। तो अब हमारे पास एक पूरा सिनेरियो सेट हो गया है। एक राजा है जो रिपोर्टर पर डिपेंड है, मानसिकता पूरी तरह बनती हुई है, जगह एक पवित्र मैदान है और दोनों साइड युद्ध की इच्छा लेकर वहां जमा हुए हैं। इस सब के बाद आता है धृतराष्ट्र का आखिरी सवाल, उन्होंने क्या किया? और यही वो सवाल है जो इस पूरे श्लोका को मोशन में लाता है। पर पता है, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है। ये मुझे किसी थ्रिलर मूवी के क्लिफ हैंगर जैसा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरा मतलब है, जब दोनों तरफ के लोग हथियारों के साथ मैदान में आ चुके हैं, आर्मी आमने सामने हैं और सोर्स खुद कह रहा है कि वो युद्ध की इच्छा से आए हैं, तो लॉजिकली तो वो लड़ेंगे ही ना। राइट, वो वहां पिकनिक मनाने तो आए नहीं है। एग्जैक्टली। फिर ये सवाल पूछने की क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने क्या किया? ये तो ऑब्वियस होना चाहिए कि उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया होगा। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम सिर्फ सरफेस लेवल पर सोचें तो लगता है कि इच्छा युद्ध की है तो एक्शन भी यही होगा। हाँ, वही तो।
लेकिन इंसान का जो बेसिक नेचर है ना, वो हमेशा एक्शन और उसके नतीजे को जानने के लिए क्यूरियस रहता है। ये छोटा सा सवाल सुनने वाले के अंदर भी एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है। ओह, आई सी। ये उनकी एंजाइटी को भी दिखाता है। सोचिए, जगह एक पवित्र मैदान है। धृतराष्ट्र को ये डर या डाउट हो सकता था कि कहीं उस जगह की पवित्रता का कोई ऐसा असर तो नहीं हुआ कि उनके बेटों का या सामने वालों का मन बदल गया हो। वेट, रियली? तो मतलब जब तक कोई एक्चुअल एक्शन नहीं होता तब तक सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है? हाँ, बिल्कुल। और यही वो ट्रिगर है जो आगे की पूरी बातचीत की नींव रखता है। अगर ये डाउट ना होता तो आगे की कहानी आती ही नहीं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस डीप ड्राइव को रैप अप करें तो ये देखना सच में अमेजिंग है कि कैसे सिर्फ एक सेंटेंस के सोर्स में हमें एक राजा की बेचैनी मिल गई। और उस पवित्र युद्ध भूमि का रहस्य, परिवार का बंटवारा और एंड में एक शानदार सस्पेंस भी। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसकी जो रेलेवेंस है वो सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। सही कहा। अगर हम इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखें तो कोई भी इंसान कई बार अपनी जिंदगी के ऐसे ही मैदानों में खड़ा होता है। हाँ, डेली लाइफ में हम कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं। वही, हम अक्सर ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां हम बनाम वो की स्थिति बन जाती है और उस वक्त हम भी यही तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। तो इस एपिसोड को मेरा मतलब है आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर लोग आगे सोच सकें। हाँ, प्लीज बताइए। अगर धृतराष्ट्र को पहले से ही पता था कि दोनों पक्ष युद्ध की इच्छा लेकर वहां जमा हुए हैं, तो उन्हें ये डाउट क्यों था कि उन्होंने कुछ और किया होगा? ये एक बहुत डीप सवाल है ना? क्या सिर्फ इच्छा होने का मतलब ये है कि इंसान हमेशा वही एक्शन लेगा? ये सवाल ह्यूमन इंटेंशंस और उसके द्वारा लिए गए एक्चुअल एक्शन के बीच के फर्क को सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। इरादे और एक्शन के बीच का ये जो गैप है, अक्सर वही इंसान की असली कहानी तय करता है। एग्जैक्टली। और इस गैप को समझना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। चलिए इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर गहराई में उतरेंगे। ध्यान रखिए और सोचते रहिए।